Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NT UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, for that you can contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us Facebook page, Instagram page and join the Telegram group for the more updates and notes and all the things. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank and quick revision note. For that you can contact us our mail ID, and also you can check our WhatsApp number, that is your 7426888640. This number is also mentioned in the description box, so you can go and check from there, and for the any other information you can just WhatsApp or mail. Today we will discuss about the previous year question series. As earlier we have launching our modes of the test series, so various test series will be discussed in the past. हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करी है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं. तो 2012 की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अभी तक आपको एक्सटेंशन, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं. आज हम बेसिकली फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. दिस इज़ अ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें पूछा गया है द टर्म्स थर्बलिंग्स वॉज गिवन बाय. थर्बलिंग्स शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है. तो इन्होंने एक पार्ट से एक ये क्वेश्चन पूछा है, बट इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि थर्बलिंग्स क्या है, किसने दिया है, कौन सा नाम है. तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देती हूँ. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ योर गिलबर्ट. अब थर्बलिंग्स क्या है? थर्बलिंग्स इज द बेसिकली दैट इज द 18 काइंड ऑफ एलिमेंटल इमोशंस दैट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मोशन इकोनॉमी इन द वर्क प्लेस. तो थर्बलिंग्स जो थी, एक साइंटिस्ट, थर्बलिंग्स जो बेसिकली वर्ड है, इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट हैं गिलबर्ट, उन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने 18 काइंड ऑफ एलिमेंटल इमोशंस की बात करी है. उसके अपने अलग अलग सिम्बल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है कि प्रोडक्टिविटी के लिए, वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क प्लेस पे, उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया है. बेसिकली वी कैन से दैट अ वर्क प्लेस टास्क इज एनालाइज्ड बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड बाय द थर्बलिंग यूनिट्स, which is basically as a process with the result of optimization of the manual labor. So basically you can say like that कि जब आपको manual labor को increase करना हो और साथ ही साथ जो eliminating factor होते हैं, जिनको आप जो needed factor होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उनको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, उन मूवमेंट्स को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, और वर्क प्लेस को कैसे मतलब जो आपका काम है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, उसके लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने गिलबर्ट ने डिस्कस करी है. और बेसिकली इसको एक स्टडी भी कहा गया है, उसको हम कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्मुलेट होते हैं अलग अलग तरीके से. जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि थर्बलिंग्स वर्ड किसने दिया है. तो जब भी आप एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप ब्रॉडर कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश किया करिए. उसके आसपास उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम उन्होंने डायरेक्टली पूछ लेना है कि गिलबर्ट ने कौन सी स्टडी दी है, दैट इज़ नोन एज अ टाइम एंड मोशन स्टडी, या उन्होंने कितने थर्बलिंग्स की बात की, उन्होंने 18 थर्बलिंग्स की बात की है. और जो 18 थर्बलिंग्स उन्होंने दिए, हम इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से उसमें सिम्बल्स हैं, कौन कौन से उस सिम्बल्स का क्या मतलब है, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो. तो इन सब की डिटेल पढ़ने की एक्चुअली ज़रूरत होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक ऊर्जा को जारी रखने के लिए. तो ये तो बहुत इजी सा है, दैट इज़ योर इमोशनल कैथरेसिस. इसमें क्योंकि बॉडी कंट्रोल नहीं होगा, मेंटल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्टली इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम मेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, और ना हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जारी रखने के लिए. तो उसके लिए आपको ज़रूरत है इमोशन कैथरेसिस की. सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ come to the third question, that is the tool of management that does not deal with the personnel. प्रबंधन का उपकरण जो कर्मियों के साथ व्यवहार नहीं करता है. So what is the right answer for that? This is the like option B,
बी एंड ई इज़ द राइट आंसर, यू कैन से लाइक दैट। तो बी आपका ऑप्शन है दैट इज़ योर प्रोडक्शन स्केड्यूल, और ई आपका ऑप्शन है दैट इज़ बजट। अब इसमें देखिए मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो जब मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट में कहीं से भी प्रोडक्शन स्केड्यूल नहीं आना चाहिए, और ना वहाँ पे बजट की बात होगी, वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। टूल की, मैनेजमेंट टूल की, द टूल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत ही क्लियर सा है, जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, जॉब स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा है जो डील नहीं करता है, प्रबंधन का उपकरण जो कर्मियों के साथ व्यवहार नहीं करता है, तो बेसिकली आपका प्रोडक्शन स्केड्यूल और बजट, ये इसका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। नाउ कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ योर assertion and reasoning type. Sometimes what happened, students get confused with the assertion and reasoning section. कभी भी इसको कंफ्यूज मत हुआ करिए, 1 से 2 बार एटलीस्ट पढ़ा करिए। और अगर आप इंग्लिश में करते हो, तो अगर आपको हिंदी की नॉलेज है तो आप एक बार हिंदी लैंग्वेज में भी उसको चेक कर सकते हो। आइदर यू कैन रीड इट ट्वाइस और थ्राइस फॉर द बेटर करेक्शन ऑफ द आंसर, कि आप उसको परफेक्टली डील कर सको। सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग बेसिकली, home management is not an all encompassing concept compared to decision making or problem solving. So basically अगर हम इसको हिंदी में देखें तो निर्णय लेने या समस्या को हल करने की तुलना में गृह प्रबंधन एक पूरी तरह से अवधारणा नहीं है। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम होम मैनेजमेंट की बात करते हैं, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें एक तरीके से हम होम मैनेजमेंट, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये है, और ये यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट इसका देखते हैं, जो कि रीजन के तौर पे इन्होंने दिया है, होम मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन। होम मैनेजमेंट प्रबंधकीय कामकाज की समग्रता पर विचार नहीं करता। ये भी बिल्कुल एकदम क्लियर कट आंसर है कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज द डी, ये आपका राइट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर इज द फॉल्स। क्योंकि होम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, होम मैनेजमेंट को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसका फीडबैक। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट section of the family resource management and home management, you can say that. So these two statements are the basic statements, and purely basis you can say that these two statements are the wrong. Now coming with the next question, that is the indicate the correct sequence of activities in the home management process. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार अलग अलग तरीके से, कई बार किसी एक टॉपिक को लेके, कई बार दूसरे टॉपिक को लेके, कई बार किसी एक लाइक उन्होंने प्लानिंग का पूछ लिया, कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन का पूछ लिया, कई बार फीडबैक का पूछ लिया। बट इस सेक्शन से ये इनका फेवरेट सेक्शन आप कह सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क फ्रॉम द दिस सेक्शन क्वेश्चन। तो ये जो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब ये कौन सा है जो इसमें इंडिकेट कर रहा है, करंट सीक्वेंस इंडिकेट कर रहा है होम मैनेजमेंट के प्रोसेस का, तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज़ योर बी। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो कि कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद फाइनली उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड देन वी आर टेकिंग द फीडबैक। तो आप इसको एज अ की टर्म भी याद कर सकते हो, POIF, पॉइफ करके भी आप कोई भी की टर्म इसको बना सकते हो, क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, उनको इस तरीके के फंडे से याद करने से बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम टाइम में याद हो सकती हैं। तो प्लानिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसकी एक आउटलाइन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके फाइन, व्हाट थिंग्स आर नीडेड एंड ऑल दैट, आप उसको फिर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे ले जाते हो। फाइनली फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि नाउ अब हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है, उसमें आप उसको स्टार्ट कर देते हो, और फिर फाइनली उसका फीडबैक लेते हैं कि काम जो है वो सही हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ क्या, जो भी चीज़ें होती हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी फीडबैक आपको मिल सकता है। तो दिस इज़ द बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द होम मैनेजमेंट प्रोसेस। सो प्रिपेयर इट वेरी वेल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच करने के लिए इन्होंने बोला है, और जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ योर ए ऑप्शन इज़ बेसिकली योर राइट, दैट इज़ द
तो इसमें अगर हम देखें तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बेसिकली इंटेंजिबल है, यस दिस इज वेरी राइट। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करेंगे तो रिसोर्सेज क्या है आपकी इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज कई तरीके से होते हैं तो आप वो इंटर रिलेटेड टर्म में हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑप्शंस के हिसाब से। रूटीन एक ऐसा होता है कि जो कि आपका बार बार रीअकरिंग होता है, रूटीन ऐसा नहीं होता है वन टाइम का होता है, रूटीन आपका बार बार चलता रहता है। लाइक अगर आपका रूटीन है कि आप मॉर्निंग 5 o'clock उठते हो तो दिस इज द रीअकरिंग प्रोसेस कि आप एवरी डे मॉर्निंग 5 AM, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म ऑफ द रूटीन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन अ वन डे बेसिस। तो रूटीन का वर्ड का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें आप एक सेम मैनर में फॉलो करते हो, और सेम मैनर में जब आप उसको फॉलो कर रहे हो तो मतलब वो चीज़ आपकी रीअकरिंग कहलाएगी। देन आपका आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो होता है वो गोल्डन ऑब्लॉन्ग डिसीजंस है। अनडाउटली जब आपने एलिमेंट और प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे से इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन की मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगेन है, इसको भी आपको मैच कराना है और ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। चेंज इज नॉलेज, सो बेसिकली चेंज इज नॉलेज में क्या ऑप्शन आएगा, व्हाट पीपल नो, क्योंकि जब चेंज नॉलेज में चेंज होता है तो लोग क्या जानते हैं, ये इसके इस बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके मे बी उसका एक दूसरा ऑप्शन और भी क्रिएट हो सकता है, बट हमें जो ऑप्शंस सेकेंड साइड दिए हुए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को चूज करने होते हैं। सो जस्ट बी विद दैट ऑप्शंस कि आप उसके मोस्ट सुटेबल आंसर्स कौन से हो सकते हैं। चेंज इज एटीट्यूड, अगर हम इसकी बात करें तो चेंज, इसका जो राइट आंसर है आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कोरिलेट करने में, दैट इज द योर दैट इज योर ए। No, there is some mistake for that. For the last question, right answer is your C, that is your right answer. First one, that is the third, that is your what change is knowledge, that is the what people know. And when I am talking about next one, that coming with the second option, that is your change in attitude, and the right answer for that reaction towards certain, because what we see that what is the attitude, जब कोई भी चीज़ आपके सामने होती है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, आपका सर्टेन एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा होता है, तो दिस इज समथिंग कि हम किसी चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज चेंज इन कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की जब बात करते हैं तो डायरेक्टली इट इज को रिलेटेड योर सेल्फ रिलायंस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज इन स्किल थिंग्स, तो स्किल की जब बात आ गई तो ये सीधे आपके डूइंग थिंग्स में आ गए, ठीक है, मतलब अगर आप जब कहीं पे कोई काम करते हो, कुछ परफॉर्म करते हो तो वो आपके उस पे आ जाता है। सो राइट आंसर इज फॉर दैट ऑप्शन सी, आपका इसका राइट आंसर है, दैट इज द थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। So this is the right answer for this question. Now moving with the second question, that is almost next question, that is your eliminating or combining part of jobs is suggested by incorporating changes in। हिंदी में देखते हैं, बदलाव को शामिल करके नौकरियों के कुछ हिस्से को खत्म करने या संयोजन करने का सुझाव दिया गया, एंड द राइट आंसर इज दैट योर टूल्स, बिकॉज इसमें क्या होता है, टूल्स जो होते हैं वही यूज़ होते हैं जिसमें कुछ मॉडर्न टूल्स होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एलिमिनेटिंग और कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ जॉब्स इज सजेस्टेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन। कई बार मशीन्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें आपके कुछ हिस्सों को, नौकरियों कुछ हिस्सों को ख़त्म करके मशीन के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है, या जहाँ पे हमें 10 आदमियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे सिर्फ एक आदमी जो होता है वो मशीन के साथ काम करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सो राइट आंसर इज़ फॉर that is your tools. So thank you so much guys, keep watching, keep learning. If you have any query you can write us on comment section box, and keep watching. Stay healthy, stay fit. Thank you.